दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल LCP केमिस्ट्री हब में। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में टॉपिक खनिज पोषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हो मिनरल न्यूट्रिएंट्स, के कुछ MCQ है, इनको डिस्कस करेंगे। और ये जो MCQ है इस टाइप से प्रिपेयर किए गए हैं जो आपके नीट UG एग्जाम और इसके साथ साथ लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक एग्जाम के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट और कारगर सिद्ध होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन में प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट प्रॉब्लम यहां पर दोस्तों मेंशन कर रखी है, जड़ों द्वारा अवशोषित लवण पत्तियों तक पहुंचता है। मतलब जो पादप है उसकी जो जड़ है जो भी लवणों को जो अवशोषित करती है, तो ये जो अवशोषित हुए लवण है वो पादप की पत्तियों तक किसके द्वारा पहुंचते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए, जाइलम द्वारा, बी बोल रखा है फ्लोएम, सी बोल रखा है नलिकाओं द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जल है, जल के साथ जाइलम की वाहिकाओं द्वारा खनिजों का आरोहण होता है। मतलब जड़ से पत्तियों की ओर जो लवण है वो जल के साथ जाइलम की वाहिकाओं के द्वारा ही पहुंच पाती है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर ए करेक्ट है। हमेशा पता रखिए कि जल के साथ, मतलब जो भी लवण है वो किसके साथ जाएंगे? जल के साथ जाएंगे। तो जल के साथ जाइलम की वाहिकाओं द्वारा खनिजों का क्या होता है? आरोहण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सामान्यतः फॉस्फोरस व नाइट्रोजन, यहां पर मेंशन कर रखा है सामान्यतः फॉस्फोरस व नाइट्रोजन आयनों की भूमि में कमी हो जाती है क्योंकि वे पाए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये जो दो पोषक तत्व बोले, एक तो फॉस्फोरस दूसरा वाला नाइट्रोजन, इन आयनों की जो भूमि में कमी हो जाती है और कमी होने का कारण क्या है ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, उदासीन आयन के रूप में पाए जाते ना, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऋणात्मक आवेशित आयनों के रूप में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, धनात्मक आवेशित आयनों के रूप में पाए जाते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, धनात्मक व ऋणात्मक दोनों आवेशों के रूप में पाए जाते हैं परंतु अनिश्चित मिश्रण के रूप में। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा आंसर करेक्ट होगा कि जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है इन आयनों की भूमि में कमी हो जाती है। और कमी होने का कारण क्या है दोस्तों? कमी होने का कारण है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? धनात्मक व ऋणात्मक दोनों आवेशों परंतु अनिश्चित मिश्रण के रूप में उपस्थित होने के कारण ही इनकी भूमि में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन आवश्यक तत्व है जो एंजाइमों का घटक नहीं होता है? इंपोर्टेंट लाइन है दोस्तों, यानी ऐसा पोषक तत्व जो आवश्यक तो है लेकिन एंजाइमों का घटक नहीं होता, मतलब एंजाइम के निर्माण में भागीदारी नहीं होती है परंतु कई एंजाइमों की सक्रियता, एक्टिविटी को एक्साइट करता है, उद्दीपित करता है। तो आपको ऐसा पोषक तत्व का यहां पर चयन करना है जो एंजाइम का घटक नहीं होता है लेकिन बहुत सारे एंजाइम को क्या करता है? सक्रिय कर देता है। तो वो वाला पोषक तत्व कौन सा होता है दोस्तों? वो पोषक तत्व होता है आपका पोटेशियम। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी की ये जो तीनों पोषक तत्व है, जिंक है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, ये एक्चुअल में एंजाइम के घटक होते हैं। इसने क्वेश्चन के अंदर पहले मेंशन कर दिया कि एंजाइम का घटक नहीं होना चाहिए लेकिन एंजाइम को क्या करता है? सक्रिय करता है। और ऐसा पोषक तत्व कौन सा है दोस्तों? पोटेशियम है। पोटेशियम एंजाइमों का घटक नहीं होता है परंतु एंजाइमों को सक्रिय करने का कार्य करता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर मूव करते, क्वेश्चन नंबर 4, माइकोराइजा सहजीवीय संबंध होता है उच्च पादपों की जड़ों। ये इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो माइकोराइजा को अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअल में माइकोराइजा जो सहजीवी संबंध है वो किस किस के मध्य पाया जाता है? तो सबसे पहले तो इसने एक हिंट तो आपको प्रोवाइड कर दिया, उच्च पादप की जड़ें, उच्च पादपों की जड़ें। तो जो सहजीवी संबंध होगा उसके अंदर एक तो कौन सा पार्ट होगा? उच्च पादपों की जड़ें होंगी दोस्तों। और दूसरा आपको यहाँ पर घटक पहचानना, तो पहला तो हो गया उच्च पादपों की जड़ों के मध्य और साथ में दोस्तों अगर उच्च पादप की जड़ों के साथ
कौन सहजीवी संबंध में रहता है दोस्तों? कवक रहते हैं। तो आपको ये हमेशा पता रखना है क्या कि उच्च पादप की जड़ों और साथ में कवक, इनके मिलने से कौन सा संबंध बनता है दोस्तों? सहजीवी संबंध बनता है। इसका मतलब क्या है? कवक है वो उच्च पादप की जड़ों पर निर्भर करेगा और जो उच्च पादप की जड़ें है वो कवक पर भी क्या करेगी? निर्भर करेगी। और इस सहजीवी संबंध को दोस्तों कौन सा बोलते हो? माइकोराइजा बोलते हो। कौन सा बोलते हो? माइकोराइजा सहजीवी संबंध बोलते हो। अगर इसकी बात करूं मैं एक एग्जाम्पल की, उदाहरण की, तो इसका उदाहरण आप मेंशन कर सकते हो। पाइनस व कवकीय हाइपी में सहजीवी संबंध होता है। उच्च पादप की जड़ का तो उदाहरण कौन सा हो गया दोस्तों? पाइनस हो गया। कौन सा हो गया पादप? पाइनस। और पाइनस के साथ साथ कौन सा आ गया? पाइनस व कवकीय हाइपी। ये पता रखना है। पाइनस तो हो गया उच्च पादप की जड़ों का आ गया पाइनस, और कवक में कौन सा जाएगा? कवकीय हाइपी। तो ये आपको पता रखना है। ये इसका एक एग्जाम्पल मैंने मेंशन कर दिया है, कवकीय हाइपी। इनके मध्य भी जो सहजीवी संबंध होता है वो किसका उदाहरण होता है? माइकोराइजा का उदाहरण है। तो आपको बिल्कुल अब ऑप्शन आसानी से मिल जाएगा। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है, उच्च पादप की जड़ों व कवक के मध्य होता है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5। नील हरित शैवाल, जिसको आप ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हो, नील हरित शैवाल व कवकों के बीच सहयोग प्रदर्शित होता है। मतलब ये जो आपको उदाहरण दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें नील हरित शैवाल मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी और कवक के बीच में क्या होता है? सहजीवीय संबंध क्या होता है? उपस्थित होता है। तो दोस्तों इसको भी अपन अंडरस्टैंड करते हैं, किस टाइप में कवक और ब्लू ग्रीन एल्गी के मध्य संबंध होता है। तो दोस्तों आपको एक बात मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, शैवाल। और शैवाल अभी कौन सा बोला है? नील हरित शैवाल, जिसको मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं ब्लू ग्रीन एल्गी। मतलब क्या हो गया? नील हरित शैवाल। नील हरित जो शैवाल है और इसका किसके साथ संबंध दोस्तों? कवक के साथ, मतलब जो फंजाई है उसके साथ संबंध होता है। इन दोनों का कौन सा संबंध होता है? सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी का मतलब क्या हो गया? दोनों है वो एक दूसरे पर निर्भर करते अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए। मतलब कवक है, इसकी निर्भरता शैवाल पर होती है, शैवाल की निर्भरता कवक पर होती है। दोनों एक भी अगर यहाँ पर अनुपस्थित हो गया तो अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाते हैं। और इस सहजीवी संबंध इसी को दोस्तों किसमें देखा जाता है? लाइकेन में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है दोस्तों? लाइकेन में। तो आपको आंसर मिल गया यहां से कि लाइकेन होता है उसमें शैवाल और कवक। शैवाल कौन सा आ गया? नील हरित शैवाल। और साथ में कौन सा आ गया? कवक। तो यहाँ पर क्या बोलना है आपको? लाइकेन में शैवाल व कवक के बीच जो सहजीवीय संबंध होता है, और इसी को क्या बोलते हो? ये किसमें मिलता है? आपके लाइकेन में मिलता है। इंपोर्टेंट थिंग क्या है दोस्तों? यहाँ पर जो शैवाल होता है वो कवक को भोजन प्रदान करता है। ये भी इंपोर्टेंट है। यहाँ पर जो शैवाल है, मतलब जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, शैवाल है, वो किसको भोजन प्रदान करता है? कवक को भोजन प्रदान करता है। ये आपको पता रखना है। शैवाल होता है वो किसको भोजन प्रदान करता है? कवक को भोजन प्रदान करता है। और इसका उदाहरण कौन सा होता है? लाइकेन होता है। और लाइकेन का मतलब ही क्या होता है? शैवाल और कवक का सहजीवीय संबंध, जिसमें शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं दोस्तों अपन। निम्न में से कौन वातावरणीय नाइट्रोजन को स्थिर कर सकता है? मतलब ये जो आपको यहाँ पर जीवाणु जो दे रखे हैं, उनमें से ऐसा कौन सा है जो वातावरण की नाइट्रोजन है इसका क्या कर सकता है? फिक्सेशन कर सकता है या इसका स्थिरीकरण कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन दोस्तों चले तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन दे रखा है एल्ब्यूगो, सेकंड वाला दे रखा है सिस्टोपस, थर्ड वाला दे रखा है सेपेरोलेग्निया, और डी वाला दे रखा है एनाबिना। तो ये दोस्तों मैं आपको इंपोर्टेंट थिंग बता दूं, यहाँ पर एनाबिना और नील हरित जो शैवाल है, नील हरित शैवाल है, ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकारी शैवाल होता है।
अतः ये वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट आंसर है। क्योंकि जो वातावरणीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने की जो कैपेसिटी या जो क्षमता होती है वो किसमें होती है? एनाबीना में होती है। और दोस्तों एनाबीना एक्चुअल में क्या होता है? नील हरित नाइट्रोजन स्थिरीकारी शैवाल होता है। ये इंपॉर्टेंट है। ये जो एनाबीना है दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है? नील हरित नाइट्रोजन स्थिरीकारी शैवाल होता है। नील हरित नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर स्थिरकारी, नील हरित नाइट्रोजन स्थिरकारी शैवाल होता है। तो ये भी आपको पता रखना है कि जो एक्चुअल में एनाबीना क्या होता है? शैवाल होता है। कौन सा शैवाल है? नील हरित नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला शैवाल है। और कौन सी नाइट्रोजन को ये स्थिरीकरण करता है या फिक्सेशन करता है? वातावरणीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है एनाबीना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर अगर अपन मूव करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 से डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न में से कौन पादपों के लिए लघु पोषक तत्व है? मतलब आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से तो 3 तो कौन से होंगे? वे पोषक तत्व होंगे जो पादप को अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं, उनको तो बोलते हैं गुरु पोषक तत्व। और वे पोषक तत्व जो पादपों को कम मात्रा में आवश्यक होते हैं उनको बोलते हैं लघु पोषक तत्व। तो सबसे पहले तो पोषक तत्वों को 2 भागों में आप विभाजित कर सकते हो उनकी मात्रा के आधार पर। ऐसे पोषक तत्व जो पादपों के क्रियाकलापों के लिए अत्यधिक मात्रा में आवश्यक हो वो कहलाते हैं गुरु पोषक तत्व, और जो कम मात्रा में आवश्यक हो वो कहलाते हैं लघु पोषक तत्व। तो यहाँ पर दोस्तों लघु पोषक तत्व की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको गुरु पोषक तत्वों को समझना होगा। तो गुरु पोषक तत्व है उसका सामान्य सा एक उदाहरण बता देता हूं दोस्तों मैं आपको। गुरु पोषक तत्व, और अभी मैंने आपको इसकी परिभाषा बता दी है कि गुरु पोषक तत्व वे पोषक तत्व होते हैं जो पादप को अपने क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए अधिक मात्रा में उपस्थित होते। तो इनका अमाउंट क्या होता है? ज्यादा होता है। इनकी मात्रा क्या होगी? पादप में हमेशा ही अधिक मात्रा होगी। तो ये पता होना चाहिए कि गुरु पोषक तत्व वे पोषक तत्व होते जो पादपों में अधिक मात्रा में क्या होते? उपस्थित होते। और अगर मैं बात करूं कि ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व तो ज्यादा मात्रा में पादप में उपस्थित होंगे, तो उनके अंदर आपका एक तो कैल्शियम आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा और नाइट्रोजन। ये 3 तत्व आपको पता रखने। ये एक्चुअल में किसके उदाहरण होते हैं? आपके गुरु पोषक तत्व, कैल्शियम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन। अब आपसे इजीली सोल्व हो जाएगा। कैल्शियम कौन सा पोषक तत्व है? गुरु पोषक तत्व है। फिर बात करता हूं मैं मैग्नीशियम, ये भी कौन सा पोषक तत्व है? गुरु पोषक तत्व है। मैंगनीज, नाइट्रोजन, ये भी कौन सा है? गुरु पोषक तत्व है। लास्ट वाला कौन सा है दोस्तों आपके पास? नाइट्रोजन। लास्ट वाला कौन सा आपके पास? नाइट्रोजन। तो अभी मैंने आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेंशन किया है कि कौन कौन से गुरु पोषक तत्व होते हैं। कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, नाइट्रोजन, ये तो कौन से होते हैं? गुरु पोषक तत्व है। और जो मैंगनीज जिसको आप प्रदर्शित करते हो कैपिटल M से, ये कौन सा तत्व होता है? लघु पोषक तत्व होता है, क्योंकि पादप को अपने क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए मैंगनीज जो पोषक तत्व है वो अधिक मात्रा में आवश्यक नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन ये गुरु पोषक तत्व है, और जो मैंगनीज होता है दोस्तों ये कौन सा? लघु पोषक तत्व है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की, निम्न में से कौन पादपों के लिए आवश्यक तत्व नहीं है? तो पादप के लिए उस तत्व की उपस्थिति और अनुपस्थिति से किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है पादप के जीवन काल पर, उसको बोलते हैं अपन अनावश्यक तत्व है। तो इनमें से अगर अपन बात करें दोस्तों, कौन सा ऐसा तत्व होगा जो पादपों को कभी भी आवश्यक नहीं होता है? पोटेशियम, बिल्कुल ये तो आवश्यक तत्व होता है दोस्तों। लोहा मतलब आयरन, ये भी आवश्यक तत्व है। जिंक, ये भी आवश्यक तत्व है। आयोडीन, ये दोस्तों पादप को इसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आयोडीन जो पोषक तत्व है ऐसा पोषक तत्व है जिनकी उपस्थिति पादपों के लिए आवश्यक नहीं होती है। इंपोर्टेंट है, ये हमेशा ध्यान रखना है। अमीनो अम्ल के लिए आवश्यक होता है, ये पता रखना। आयोडीन है, इसकी आवश्यकता किसके लिए होती है? अमीनो अम्ल के लिए होती है। तो ये भी आपको पता रखना है कि आयोडीन की जो उपस्थिति है वो अमीनो अम्ल के लिए तो होती है, लेकिन पादपों को इसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर अगर अपन मूव करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 से डील कर रही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। प्रॉब्लम नंबर 10, निम्न में से कौन मुक्त जीवी ऑक्सी अप्रकाश संश्लेषी नाइट्रोजन स्त्रीकारक होता है? तो नाइट्रोजन का स्त्रीकरण तो करेगा, लेकिन कैसा होना चाहिए? मुक्त जीवी होना चाहिए, साथ में ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए। तो मुक्त जीवी ऑक्सी अप्रकाश संश्लेषी प्रकार का जीवाणु या फिर सेवा जो भी है, इन 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट क्या करना है? चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर चारों को अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों अपन ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम, कौन सा है आपके पास? राइजोबियम। ऑप्शन नंबर बी है एजेटोबैक्टर, ऑप्शन नंबर सी है एजोस्पिरिलम और ऑप्शन नंबर डी है नोस्टा। तो दोस्तों इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऐसा मुक्त जीवी ऑक्सी अप्रकाश संश्लेषी नाइट्रोजन स्त्रीकारक कौन सा होता है? राइजोबियम, सॉरी कौन सा होता है? एजेटोबैक्टर होता है। कौन सा होता है? एजेटोबैक्टर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। मीनिंग जो एजेटोबैक्टर है दोस्तों, यही कैसा होता है? मुक्त जीवी होता है, ऑक्सी अप्रकाश संश्लेषी नाइट्रोजन स्त्रीकरण करने वाला होता है। अगर बात करूं यहाँ पर आपके अदर भी और दे रखी है, इनको भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले यहाँ पर मेंशन कर रखा है दोस्तों नोस्टा। नोस्टा कौन सा होता है? ये दोस्तों एक्चुअल में अनोक्सी जीव होता है। तो ये आपको पता रखना है कि जो नोस्टॉक होता है वो कौन सा होता है? अनऑक्सी जीव होता है। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था? ऑक्सी जीव पूछा था। ये देखिए कौन सा बोला था? ऑक्सी। और ये जो नोस्टॉक कौन सा होता है? अनोक्सी होता है। सेकंड दोस्तों अगर अपन बात करें यहाँ पर किसकी? एजोस्पिरिलम की, तो एजोस्पाइरिलम है, ये क्या होता है? नाइट्रोजन स्त्रीकारी कवक होता है। ये आपको पता रखना है। ये जो एजोस्पाइरिलम है ये भी क्या होता है? नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता है, लेकिन ये मुक्त रूप में नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये भी क्या होता है? नाइट्रोजन स्त्रीकारी कवक होता है। तो ये मैं आपको बता दूं, ये जो एजोस्पाइरिलम है ये क्या होता है? एक्चुअल में दोस्तों कवक होता है। और कौन सा कवक होता है? ये भी नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता है, लेकिन मुक्त रूप से नहीं करता है। फिर बात करते हैं अपन राइजोबियम की। राइजोबियम भी क्या करता है? नाइट्रोजन स्त्रीकारी तो करता है, लेकिन किस रूप में करता है दोस्तों? ये सहजीवी रूप में करता है। राइजोबियम है, नाइट्रोजन स्त्रीकरण तो करता है लेकिन मुक्त नहीं है। ये भी किस रूप में करता है? सहजीवी रूप में। तो मैंने आपको चारों ऑप्शन है इनके आंसर बता दिए कि मुक्त जीवी ऑक्सी अप्रकाश संश्लेषी नाइट्रोजन स्त्रीकरण करने वाला कौन होता है? एजेटोबैक्टर होता है। फिर मैंने आपको ये बोला कि जो नोस्टॉक है ये भी नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता है, लेकिन ये मुक्त जीवी नहीं होता है। साथ में इंपोर्टेंट क्या होता है? ये अनोक्सी जीव है, ये ऑक्सी नहीं है। नोस्टॉक कौन सा होता है? अनोक्सी होता है। फिर बात की एजोस्पाइरिलम की, तो एजोस्पाइरिलम में ये कवक होता है, ये भी क्या करता है? नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता है, लेकिन मुक्त जीवी नहीं होता है। फिर बात की मैंने राइजोबियम की। राइजोबियम तो एक्चुअल में क्या है? नाइट्रोजन का स्त्रीकरण तो करता है, लेकिन ये भी मुक्त जीवी नहीं होता है। कौन सा होता है? सहजीवी वाला होता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, कीट बक्षी पादपों का युग्म है, मतलब ऐसे पादपों का कौन सा युग्म है जिसमें दोनों के दोनों पादप आपको मेंशन कर रखे, वो कौन से होने चाहिए? कीट बक्षी पादप होने चाहिए। तो आपको ये इंपोर्टेंट है दोस्तों, कौन सा ऐसा समूह है जिसके अंदर क्या होगा आपका? दोनों के दोनों पादप कौन से होंगे? कीट बक्षी होंगे। पहला दे रखा है ड्रोसिरा व रेप्लिशिया, ऑप्शन नंबर बी है नेफेंथिस व ब्लेडर वार्ड। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, मीनिंग नेफेंथिस व ब्लेडर वार्ड। ये एक्चुअल में कौन से पादपों का समूह होता है दोस्तों? कीट बक्षी पादप का समूह होता है। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, जो नेफेंथिस है इसी को आप घट पादप भी बोलते हो, ये पता रखना है। ये जो यहाँ पर नेफेंथिस है इसी को आप क्या बोलते हो? घट पादप भी बोलते हो। तो घट पादप व ब्लेडर वार्ड ये एक्चुअल में किसके एग्जाम्पल है? कीट बक्षी पादपों का उदाहरण है। आपको एक और इंफॉर्मेशन दे दूं मैं, ये जो कीट बक्षी पादप है नाइट्रोजन की पूर्ति कीटों के पाचन द्वारा करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो भी कीट बक्षी पादप होते हैं ये एक्चुअल में नाइट्रोजन की पूर्ति किससे करेंगे? तो ये जो नाइट्रोजन है, जो कीट बक्षी पादप है, ये नाइट्रोजन की पूर्ति कीटों के पाचन द्वारा करते हैं। जो भी कीट है उनका भक्षण करेंगे और उनका पाचन करेंगे, तो कीटों के पाचन द्वारा करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो भी कीट बक्षी पादप है वो नाइट्रोजन की पूर्ति कीटों के पाचन द्वारा करते हैं। और कौन सा उदाहरण है दोस्तों?
कीट पक्षी पादप का घट पादप बोल सकते हो, अगर आप अदरवाइज इसी को आप नेफेंथिस बोल सकते हो। और साथ में कौन है, ब्लेडर वार्ट। ये दोनों के दोनों पादप कौन से कीट पक्षी है, जो नाइट्रोजन की पूर्ति कीटों के पाचन के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रॉब्लम क्या है, मैग्नीशियम की कमी वाली तथा यूरिया की उपस्थिति वाली मृदा में उत्पन्न हुए पादप प्रदर्शित करेंगे। ये इंपोर्टेंट है, मतलब मैग्नीशियम की कमी है और साथ में यूरिया उपस्थित है, उस वाली मृदा में जो उत्पन्न होने वाले पादप है वो इनमें से कौन सा गुण प्रदर्शित करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको इंफॉर्मेशन यहां से प्रोवाइड कर दूं 12th प्रॉब्लम के लिए कि जो पर्णहरिम के विखंडन के कारण मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। सीधी सी बात है कि जो पर्णहरित लवक होता है उसी में मैग्नीशियम उपस्थित होता है और पर्णहरित के कारण ही, क्लोरोफिल के कारण ही जो पादप है उसकी पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है और ये प्रकाश संश्लेषण करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। और जो क्लोरोफिल है इसका निर्माण करने में मुख्य रूप से कौन सी धातु उपस्थित होती है, मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। तो यहाँ पर इसने हिंट बोल दिया कि मैग्नीशियम की कमी है। और मैग्नीशियम की कमी कब होगी दोस्तों, जब पर्णहरिम का विखंडन हो जाएगा, मतलब जो हरित लवक है तो जो ऐसा वर्णक जो हरा रंग प्रदान कर रहा है जिसको पर्णहरिम बोलते हैं, अगर इसका विखंडन हो गया तो मैग्नीशियम की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो पर्णहरिम के विखंडन के कारण किसकी कमी होती है, मैग्नीशियम की कमी होती है। और मैग्नीशियम की कमी होने के कारण दोस्तों क्या हो जाएगा, जिसके कारण उत्तकों की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, मतलब उत्तक क्या होने लगेंगे, नष्ट होने लगेंगे। और दोस्तों इसके कारण कौन सी घटना होगी, इसके कारण जो पर्ण है उनमें क्या आ जाएगा, पीलापन आ जाएगा। ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि जब पर्णहरिम की कमी हो रही है तो जो पत्तियां है या पर्ण है उनका हरा कलर, वो हरा रंग है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पीले रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब यहां पर कौन सा हो जाएगा, ऐसी मृदा जिसमें मैग्नीशियम की कमी हो और साथ में यूरिया की उपस्थिति हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, पर्णों का पीलापन वाला जो लक्षण है ये सबसे पहले उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं 13। नाइट्रोजन संचयीकरण में भाग लेने वाला एंजाइम है। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा एंजाइम जो नाइट्रोजन का क्या करता है, स्टोरेज करता है, उसका संचय करता है। तो नाइट्रोजन संचयीकरण में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। हमेशा पता रखना आपको कि नाइट्रोजन का जो संचयीकरण है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम निभाता है। तो आपको इसकी थोड़ी सी और मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं। नाइट्रोजिनेज के द्वारा नाइट्रोजन का अणु अमोनियम में परिवर्तित होता है। ये इंपॉर्टेंट है। ये जो नाइट्रोजिनेज है दोस्तों एक्चुअल में क्या करता है कि जो ये है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण संचयीकरण कैसे करेगा, नाइट्रोजन का संचयीकरण, तो नाइट्रोजिनेज के द्वारा नाइट्रोजन का अणु अमोनियम में परिवर्तित होता है। तो आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है एंजाइम में क्या, कि ये जो नाइट्रोजन का अणु है ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, अमोनियम में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक प्रकार से संचयीकरण हो रहा है नाइट्रोजन का। और ये काम कौन सा एंजाइम करता है, नाइट्रोजिनेज करता है दोस्तों। ये आपको पता रखना, ये किसकी उपस्थिति में संभव है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ही नाइट्रोजन का संचयीकरण होता है। और एक्चुअल में इसमें जो डाई नाइट्रोजन अणु है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, अमोनियम में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट वाले अगर अपने यहां पर अदर ऑप्शन की बात करें तो अदर ऑप्शन में मेंशन कर रखा है ट्रांस अमीनेज एंजाइम। तो ट्रांस अमीनेज अमीनो वर्ग का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर क्या करता है, स्थानांतरण करता है। ये जो मेंशन कर रखा है यहाँ पर ट्रांस अमीनेज एंजाइम, ये एक्चुअल में इसका कार्य क्या है, ये अमीनो वर्ग का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर क्या करता है, स्थानांतरण करता है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों अपन, क्वेश्चन नंबर 14। खनिजों का निष्क्रिय अवशोषण निर्भर करता है। खनिजों का दोस्तों दो प्रकार से अवशोषण होता है, एक तो सक्रिय होता है, एक कौन सा होता है, निष्क्रिय। तो यहाँ पर आपको जो डीलिंग करनी है वो कौन सा है, पेसिव एब्जॉर्प्शन, पेसिव से है। पेसिव का मतलब क्या हो गया, निष्क्रिय से हो गया। अवशोषण है, अवशोषण को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो पेसिव एब्जॉर्प्शन है उसके थ्रू कौन से खनिज है उनका क्या होता है, जो अवशोषण हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो उनके लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर मतलब उत्तरदायी कारक कौन सा है, तो इसके लिए दोस्तों उत्तरदायी कारक कौन सा होता है,
तापमान होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी खनिजों का निष्क्रिय अवशोषण होता है तो उसकी निर्भरता किस पर होती है दोस्तों? निर्भरता होती है केवल और केवल तापमान पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कारण क्या है दोस्तों? इस प्रकार के खनिज अवशोषण पर, मतलब कौन से प्रकार के? निष्क्रिय प्रकार के खनिज अवशोषण पर जड़ें कोई ऊर्जा की खपत नहीं करती है, क्योंकि जब ऊर्जा खर्च हो जाएगी तो वो तो सक्रिय अवशोषण हो जाएगा, और निष्क्रिय अवशोषण में किसी भी प्रकार की ऊर्जा खर्च नहीं होती है। और ऊर्जा को खर्च कौन नहीं करेगा? जो पादप की जड़ें है वो किसी भी प्रकार की ऊर्जा की खपत या ऊर्जा को खर्च नहीं करती है। अतः धात्विक संदमक प्रक्रिया की गति को मंद नहीं करेगा। और इसके कारण क्या होगा दोस्तों? जो धात्विक संदमक प्रक्रिया है इसकी गति मंद नहीं होती है। मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तापमान पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कौन सा जलीय फर्न नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है? मतलब इनमें से जो आपको 4 ऑप्शन दे रखी है दोस्तों, इनमें से कौन सा जलीय फर्न है जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने का कार्य करता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? एजोला। मतलब जो एजोला जो जलीय फर्न है ये नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का क्या करता है? कार्य करता है। तो एजोला एनाबिना एजोली की कॉलोनी द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो ये आपको पता रखना है कि एजोला के द्वारा होता है। एजोला एनाबिना एजोली की कॉलोनी द्वारा, तो ये ध्यान रखना है। एजोला के साथ और कौन होगा? एजोला। और एजोला एनाबिना एजोली की कॉलोनी के द्वारा क्या होता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो ये आपको पता रखना है, एजोला एनाबिना एजोली की कॉलोनी के द्वारा क्या होता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। और ये एक्चुअल में क्या होता है? जलीय फर्न होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? एजोला हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर अगर अपन मूव करें, क्वेश्चन नंबर 16 से डील करते पादपों में इनुलिन व रेफाइडस, इनका क्या कार्य होता है या इसकी जो भूमिका क्या होती है पादप के अंदर? इनुलिन व रेफाइडस। तो ये मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जो पादप में जो इनुलिन व रेफाइडस है एक्चुअल में कौन से पदार्थ होते हैं? संचयी पदार्थ होते हैं। मतलब इनका क्या होता है? स्टोरेज होता है। तो पहली थिंग तो आपको ये पता रखना है कि इनुलिन और रेफाइडस है किस प्रकार के पदार्थ है? ये दोनों के दोनों संचयी पदार्थ है। मतलब इनका क्या होता है? स्टोरेज होता है पादप में। तो कैसे पदार्थ होगी? दोनों के दोनों संचयी पदार्थ होगी। मतलब इनका क्या होता है? भंडारण होता है। इनुलिन व रेफाइडस पादपों में संचयी पदार्थ होते हैं। इनुलिन क्या होता है? एक्चुअल में पॉलीसेक्राइड है। अब इसकी हिस्ट्री भी बता देता हूं मैं। इनुलिन केमिस्ट्री में भी ये जैव अणु वाले चैप्टर में आता है। इनुलिन एक्चुअल में क्या होता है? तो दोस्तों इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं मैं। इनुलिन पहली बात तो ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा? ये पॉलीसेक्राइड है। ये आपको पता रखना है। इनुलिन एक्चुअल में किसका एग्जाम्पल है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में भी किसका उदाहरण है? पॉलीसेक्राइड का उदाहरण है। और ये एक्चुअल में दोस्तों किसका बहुलक होता है? फ्रक्टोज का बहुलक है। ये पता रखना है। इनुलिन है वो किसका बहुलक है? फ्रक्टोज का बहुलक है। मतलब इसमें एकलक इकाई किसकी होती है? फ्रक्टोज की होती है। तो इनुलिन एक्चुअल में किसका बहुलक होता है? फ्रक्टोज का बहुलक होता है। अदरवाइज फ्रक्टोज का क्या होता है? पॉलीमर होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इनुलिन के बारे में कि इनुलिन एक पॉलीसेक्राइड होता है। किसका बहुलक होता है? फ्रक्टोज का बहुलक होता है। तथा कंपोजिटी में पाया जाता है। और कौन सी फैमिली में पाया जाता है? ये कंपोजिटी में पाया जाता है। तो ये भी पता रखना है कि इनुलिन है ये किस में पाया जाता है? कंपोजिटी में पाया जाता है। कंपोजिटी जो फैमिली होती है उसके अंदर संचयी पदार्थ के रूप में मुख्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें किसकी? रेफाइडस की, तो रेफाइडस है वो सुई के समान कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल होते हैं जो कि कुछ निश्चित पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो वर्ड ना कौन सा? रेफाइडस, इसको डिफरेंट कलर से शो करता हूं मैं रेफाइडस के लिए। और यहां पर जो इंपॉर्टेंट थिंग है दोस्तों कौन सी? रेफाइडस के लिए इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि पहली बात तो ये किसके समान होता है? सुई के समान होता है। रेफाइडस है इसकी अगर शेप की बात करो तो किसके समान होता है? सुई के समान होता है। रेफाइडस जो पदार्थ है उसकी शेप की बात करेंगे, सुई के समान कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। किसके क्रिस्टल होते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल होते हैं। तो यहां पर यह पता रखना है कि जो रेफाइडस है एक्चुअल में किसके क्रिस्टल होते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम
ऑक्सलेट के क्रिस्टल होते हैं, ये आपको पता रखना है। तो दोनों के बारे में आपको मैंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी कि इनुलिन तो क्या होता है और रेफाइडस क्या होता है। तो आपको देखते पता चल गया कि एक्चुअल में क्या है, संचयी पदार्थ है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? 16 वाले के अंदर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मीनिंग जो इनुलिन व रेफाइडस है भोज्य पदार्थों का संचयन करते हैं, ये आपको पता रखना है। इनुलिन फ्रक्टोज का बहुलक होता है, पॉलीसेकेराइड होता है और कंपोजिटी में मुख्य रूप से पाया जाता है। अगर बात करते हो रेफाइडस तो सुई के समान होता है। किसके क्रिस्टल होते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल होते हैं। इनुलिन व रेफाइडस दोनों कौन से पदार्थ होते हैं? संचयी पदार्थ होते हैं। तो भोज्य पदार्थों का क्या करते हैं? संचयन करते। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है और 17 के अंदर प्रॉब्लम देखिए क्या पूछा, निम्न में से सुमेलित जोड़ा है। तो यहाँ पर जो भी आपको 4 ऑप्शन दे रखी है इनमें से एक ऐसा है जो क्या होगा, बिल्कुल सुमेलित है। तो इसको देखते हैं सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 17 को। नेफेंथिस, डायोनिया और ड्रोसेरा। अभी पहले भी आया था नेफेंथिस, कौन सा था? कीट बक्सी पादप है। जबकि ये जो मेंशन कर रखी है डायोनिया और ड्रोसेरा, ये एक्चुअल में कीट बक्सी पादप नहीं है। सेकंड अगर बात करें तो नेफेंथिस, यूट्रिकुलेरिया और वेंडा। तो वापस नेफेंथिस तो कौन सा आ गया? कीट बक्सी आ गया। लेकिन ये जो 2 अदर पादप है ये आपके कौन से नहीं है दोस्तों? कीट बक्सी पादप नहीं है। ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे अपन। ऑप्शन नंबर सी 17 क्वेश्चन का तो देखिए यहां पर यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा और डायोनिया। यूट्रिकुलेरिया है, डायोनिया है और कौन सा? ड्रोसेरा। तो आपको यह पता रखना है कि दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है जिसमें आपके यूट्रिकुलेरिया है, ड्रोसेरा है और डायोनिया है, ये एक्चुअल में क्या होते हैं दोस्तों? कीट बक्सी पादप होते हैं। कौन से पादप है? कीट बक्सी पादप है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जिसमें यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा और डायोनिया ये एक्चुअल में दोस्तों कौन से पादप होते हैं? आपके कीट बक्सी पादप होते हैं। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों अपन। क्वेश्चन नंबर 18, सजीवों में लघु तत्वों की मुख्य भूमिका होती है। तो जो भी सजीव है उनके अंदर जो भी लघु तत्व है इनकी मुख्य भूमिका कौन सी होती है? तो सबसे पहले तो मैं आपको लघु तत्वों के बारे में बता देता हूं क्या होता है, इनकी क्या क्यों इनकी आवश्यकता होती है। तो लघु तत्व वे तत्व होते हैं जिन्हें पादपों को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। नाम से स्पष्ट हो रहा है, लघु तत्व मतलब पादपों को इनकी आवश्यकता तो होगी, लेकिन आवश्यकता किस रूप में होगी? कम मात्रा में आवश्यकता होगी। ठीक है, तो कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। इन तत्वों का एंजाइम के क्रियाकलापों में काफी योगदान होता है। मतलब ये जो लघु तत्व होते हैं वो ज्यादातर एंजाइम के क्रियाकलापों को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। जिंक कार्बोक्सिलेज, कार्बनिक एनहाइड्रेज व विभिन्न डिहाइड्रोजिनेजों को सक्रिय करता है। एक उदाहरण बोल दिया कि जो जिंक होता है वो कार्बोक्सिलेज, कार्बनिक एनहाइड्रेज व विभिन्न डिहाइड्रोजिनेजों को क्या करता है? सक्रिय करता है। तो दोस्तों करेक्ट यहां पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कोशिका संरचना को बांधने वालों की, ये इनकरेक्ट हो गया। एंजाइमों के सहकारकों के रूप में, तो यही क्या होगा? करेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों। किसके लिए? लघु पोषक तत्वों के लिए पादपों को कम मात्रा में आवश्यकता होती है और मुख्य कार्य क्या होता है इनका? एंजाइम के क्रियाकलापों में काफी योगदान देते हैं। मतलब एंजाइम को क्या करती है? सक्रिय करती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट होगा। आज का वीडियो सेशन यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर पोषक तत्वों से या खनिज पोषक तत्वों के और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और एलसीपी केमिस्ट्री अब